गुड आफ्टरनून क्लास। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत जो 8वां चैप्टर है, 8th नंबर का जो चैप्टर है, जिसका नाम है वानिकी। क्या नाम है? वानिकी। इस वानिकी से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। मैं अभी तक इकोनॉमिक सर्वे की जो पूरी लेक्चर सीरीज की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे के पूरे लेक्चर सीरीज में मैं आप लोगों को 7 लेक्चर खत्म करा चुका हूं। और जो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को खत्म कराया था वो कृषि से जुड़ा हुआ था। यानी जिस लेक्चर में एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इकोनॉमिक सर्वे का डेटा दिया हुआ था वो मैंने बताया था। लेकिन पिछले इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया था। उसके पहले की चीजें हम पढ़ चुके थे, तो पहले हम जो पिछला लेक्चर था 7 लेक्चर, उसका एग्रीकल्चर का कौन सा पार्ट छोटा है उसको पहले कवर कराते हैं। उसके बाद आज का इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर 8 और चैप्टर 8 वानिकी शुरू करेंगे। तो पिछले चैप्टर एग्रीकल्चर में ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था जिसका नाम है प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र। इसका मतलब ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो एरिया है उस एरिया में हम जितने पार्ट पर एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में अनाज हो गया, दालें हो गई, या अलग अलग प्रकार के जो भी उत्पाद होते हैं जिनका कल्टीवेशन किया जाता है, उन सब का कितना कितना रोल है वो यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन ये कौन सा रोल बता रहा है? ये एग्रीकल्चर लैंड में, यानी भूमि में कितना रोल है उसकी बात कर रहे हैं। दो प्रकार की बातें होती है, एक प्रोडक्शन में कितना रोल है और एक भूमि में। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भूमि है उसमें कितना रोल है ना। तो देखिए, सबसे पहले आता है अनाज। अनाज की बात करें तो अनाज में सबसे ज्यादा रोल है धान का। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? धान। दूसरे नंबर पर रोल है किसका? मक्के का। ओके। थर्ड नंबर पर किसका रोल है? गेहूं का। फोर्थ नंबर पर किसका रोल है? 46.44 कोदो कुटकी का। तो ये आप क्रम याद रखिए। अगर पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की भूमि में उत्पादित होने वाले अनाज के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में किस अनाज का उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा धान का। ये तो सभी लोग बता देंगे, धान तो पहले नंबर पर है, ये सभी लोग बता देंगे। दूसरे नंबर पर अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो धान के बाद याद रखिएगा मक्का। क्षेत्र, क्षेत्र ऑक्यूपाई किया गया है, पहला धान के द्वारा, दूसरा मक्का के द्वारा, ये जो 130.4 है। थर्ड पोजीशन पर गेहूं। ओके। और फोर्थ पोजीशन पर कोदो कुटकी। कोदो कुटकी। तो ये चार याद रखिएगा। हालांकि पांचवा याद रख सकते हैं, छोटे अनाज, उसके बाद ज्वार और जौ, लेकिन ये चार इंपॉर्टेंट है: धान, मक्का, गेहूं, कोदो कुटकी। एरिया वाइज, एरिया वाइज अगर हम हमारे छत्तीसगढ़ में जो दालें उगाई जाती है, दालों का कल्टीवेशन होता है, उनकी अगर बात करें तो दालों पर सबसे फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? चना। यानी हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जमीन पर दालों में चना का उत्पादन होता है ना। चने के बाद सेकंड नंबर पर याद रखिएगा लाख तिवड़ा। लाख तिवड़ा दाल की चर्चा हो रही है यहाँ पर। ओके। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर होता है 76.06 उड़द। उड़द, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पर होता है तुअर दाल का। कौन सी दाल? तुअर दाल का। तो सबसे पहले पोजीशन पर चना दाल। एरिया वाइज हमारे छत्तीसगढ़ में दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा एरिया वाइज चना, चने के बाद लाख तिवरा, लाख तिवरा के बाद उड़द, और उड़द के बाद तुअर दाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो व्यापारिक फसलें होती है, व्यापारिक फसल में सबसे इंपॉर्टेंट होती है गन्ना। तो गन्ने का एक अलग से याद रखिएगा, क्योंकि गन्ने के साथ और व्यापारिक फसलों का जानकारी नहीं दिया गया है। तो गन्ने का मतलब इधर याद रखने लायक भी कुछ नहीं है, 31.2 हेक्टेयर। तो वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कितना प्रतिशत जमीन का प्रयोग, जितना प्रतिशत उत्पादन होता है, तो वो आगे दिया हुआ है, तो गन्ने को अभी यहाँ छोड़ देंगे। अब आते हैं तिलहन। तिलहन यानी जिस पर ऑयल प्राप्त होता है, ऑयल से जुड़े हुए जो फसलें होती हैं। तो तिलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से तिलहन का होता है? तो देखिए, सबसे ज्यादा उत्पादन 75 सोयाबीन, यानी नहीं, मैं गलत शब्द बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं, सबसे ज्यादा
कौन सी तिलहन फसल है जो सबसे ज्यादा बोई जाती है, सबसे ज्यादा लैंड पर, सबसे ज्यादा जमीन पर बोई जाती है ना। तो सोयाबीन सबसे ज्यादा लैंड पर बोई जाती है ना, सबसे ज्यादा जमीन इसके लिए प्रयोग की जाती है सोयाबीन के लिए। सोयाबीन के बाद सेकंड पोजीशन पर है रामतिल। ठीक है, किसका? रामतिल। बहुत कम लोग ही इसका उत्तर सेकंड नंबर पर रामतिल लिखेंगे। मैक्सिमम लोग, मुझे लग रहा है कि सोयाबीन के बाद मूंगफली डालेंगे। लेकिन इन डाटा को देख रहे हैं तो 36.32 है किसका? रामतिल का। थर्ड पोजीशन पर कौन है? राई सरसों। सबसे तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लैंड कौन यूज करता है? राई सरसों। क्लियर। उसके बाद फोर्थ चाहे तो आप लिख सकते हैं, फोर्थ नंबर पर ये दिख रहा है मूंगफली दिख रही है, लेकिन तीन काफी है, क्योंकि वैसे भी ये एरिया ऑक्यूपाई वाली बातें हैं। एरिया ऑक्यूपाई वाली बातों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन कितना हुआ है ना, प्रोडक्शन कितना सबसे ज्यादा है। तो अगली जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड इस स्लाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है उनके क्रम की चर्चा हुई है इकोनॉमिक सर्वे में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अनाज के उत्पादन में कौन कौन सी फसल का क्या क्या रोल है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ सकता है। तो अनाज का उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो पहले नंबर पर कौन आता है? धान। यानी यहाँ पर धान तो रहेगा ही, धान सबको पता रहता है पहले नंबर पर, है ना। सेकंड पोजीशन पर मक्का, यानी मक्के का उत्पादन धान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा होता है। थर्ड नंबर पर गेहूं, यानी सेम बिल्कुल वैसे ही जा रहा था जिसमें हम लैंड एक्वायर वाला हम देखें। तो धान, मक्का, गेहूं। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पर कौन है? कोदो कुटकी। सेम टू सेम, यानी आपके लिए काम आसान हो गया। अगर पूछेगा कि उत्पादन में, तो भी यही धान, मक्का, गेहूं, कोदो कुटकी। और अगर बोलेगा कितना कौन सबसे ज्यादा जमीन में प्रयोग किया जाता है, तो उस कंडीशन में भी यही क्रम सही रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगर पूछेगा दालों में, तो दालों में हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा कौन? चना। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन से दाल का उत्पादन होता है? चने का उत्पादन होता है। चने के बाद सेकंड नंबर पर दिख रहा है 60.91 लाख तिवड़ा। ये भी सेम वैसे ही जा रहा है जैसे हमने लैंड एक्वायर देखा था। तो लाख तिवड़ा सेकंड पोजीशन पर। ओके, थर्ड पोजीशन पर कौन है? थर्ड पोजीशन में 24.84 उड़द। यानी हमारे छत्तीसगढ़ में दालों का उत्पादन क्रम चना, लाख तिवड़ा, उड़द। ओके ओके। उसके बाद फोर्थ पोजीशन की अगर हम बात करें तो कौन जा रहा है? तुअर जा रहा है, तुअर। तो चना, लाख, उड़द, तुअर, ये है क्रम छत्तीसगढ़ में दालों के उत्पादन का। ओके, और ये सारे क्रम जो है इकोनॉमिक सर्वे से सीधे बताए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के डाटा सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सा तिलहन फसल का उत्पादन होता है? तो देखिए, सबसे ज्यादा तिलहन फसल 83% सोयाबीन। सोयाबीन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाने वाला तिलहन फसल है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर दिख रहा है मूंगफली। तो सोयाबीन के बाद मूंगफली का उत्पादन सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा होता है। थर्ड नंबर पर हमको दिख रहा है राई सरसों। ओके, तो ये तीन याद रखिएगा। सबसे पहले सोयाबीन, सोयाबीन के बाद मूंगफली, और मूंगफली के बाद राई सरसों। ओके, इसके आगे जाना चाहे तो फिर रामतिल कर दीजिएगा। जिसका सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा लैंड यूज होता है वह चौथे नंबर पर उत्पादन करता है। तो सोयाबीन, मूंगफली, राई सरसों, रामतिल, यह उत्पादन का क्रम, किसके उत्पादन का क्रम है? यह छत्तीसगढ़ में तिलहन के उत्पादन का क्रम है। ओके, तो ये सारी चीजें अपने कॉपी में नोट भी करते जाएं, लिखते भी जाएं, और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2019-20 के डाटा के अनुसार प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन 5,371 हजार हेक्टेयर होना चाहिए। ये यहाँ पर हजार हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी हमारे छत्तीसगढ़ में औसतन
5371 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फसलों का उत्पादन होता है, प्रमुख फसलों का उत्पादन, है ना। कोई ज्यादा होता है कोई कम, लेकिन ओवरऑल औसत फसलों का उत्पादन कितना होता है? 5371 किलो प्रति हेक्टेयर। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार की प्रोडक्टिविटी बता रहा है कि जैसे किसी का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है, किसी का कम। ओवरऑल छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलों का प्रोडक्टिविटी 1 हेक्टेयर में 5371 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये देखिए सिंचित क्षेत्र। ये सिंचित क्षेत्र किस में दिया हुआ है? कि हमारे छत्तीसगढ़ में नहर, तालाब, कुएं, नलकूप, इन सब का मिला करके जो इरिगेशन एरिया है, यानी जिस एरिया पर सिंचाई की जाती है, वह किसका किसका कितना कितना भाग है ना। तो इसमें किसका कितना भाग है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि ये चारों डाटा जो है, जैसे देखिए पहला वाला डाटा किसका है? पहला वाला डाटा है नहर का, दूसरा तालाब का, तीसरा कुएं का और चौथा नलकूप का। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। नहर, तालाब, कुआं, नलकूप। पहला किसका है? नहर का, दूसरा तालाब का, तीसरा कुएं का और चौथा नलकूप का। ओके, अब आपको बस ये याद रखना है कि इन चारों में हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सिंचाई कौन कर रहा है ना। तो ये 8,78,000 है, ये मात्र 28,000 है, ये 1,15,000 है, सॉरी। और ये है 6,20,000। तो सबसे ज्यादा ये हो गया 8 लाख। यानी हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सिंचाई, सिंचाई की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सिंचाई कौन करता है? नहर करता है। नहर के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। नहर के बाद फोर्थ पोजीशन, ये जो ये लिखा हुआ है 6 लाख वाला, ये क्या है? नलकूप। तो नहर के बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सिंचाई कौन कहाँ से होती है? नलकूप से होती है। नलकूप के बाद अब ये देखिए तालाब है 28,061 और ये है 15,958। 28,000, 15,000, तो 28,000 ज्यादा है। तो नहर, नलकूप के बाद थर्ड पोजीशन पर कौन हो गया? तालाब। और फोर्थ पोजीशन पर कौन हो गया? कुआं। यानी हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों से होती है, फिर नलकूप से होती है, फिर तालाब से होती है, फिर कुआं से होती है। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि हर एक जिले में जितना सिंचित क्षेत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना बताया उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके जिले में जितना एग्रीकल्चर लैंड है उसमें कितना प्रतिशत भाग सिंचित है ना, और कितना प्रतिशत भाग असिंचित है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं उसमें रायपुर की बात करें तो उसका 76% भाग इरिगेटेड है, यानी उसके 76% भाग पर गवर्नमेंट सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड कर दी है ना। फिर बलौदाबाजार की बात करें तो 52%। लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि 82% के साथ सबसे टॉप पर कौन है? जांजगीर चांपा। यानी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस जिले में है। ठीक है, यानी कौन सा जिला है जिसका मोस्ट ऑफ भाग पे इरिगेशन अवेलेबल है? तो आपका उत्तर होगा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में कितना परसेंट? 82% भाग इरिगेटेड एरिया है, बहुत सरल है ना। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र तो 0% के साथ कौन है? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में मतलब बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी नहीं है किसकी? इरिगेशन की। तो सबसे कम सिंचित क्षेत्र तो दंतेवाड़ा। सबसे कम सिंचित क्षेत्र, इरिगेटेड एरिया, तो आपका उत्तर होगा दंतेवाड़ा। और तीसरा एक और प्रश्न कि छत्तीसगढ़ में एवरेज कितना क्षेत्र सिंचित होता है, यानी छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो इसका उत्तर आपको इसके लास्ट में मिलेगा, ये है 35%। तो छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है, या छत्तीसगढ़ की इरिगेटेड कैपेसिटी कितनी है? 35%। सिंचाई क्षमता 35%। तो 35% सबसे आगे जांजगीर चांपा और सबसे पीछे दंतेवाड़ा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
अब आ गया आज का चैप्टर जिसका नाम मैंने बताया था वानिकी फॉरेस्ट्री। यानी इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना होगा, ये देखना होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार के जो वन हैं उनको, उनका कितना कितना परसेंटेज है, कितना कितना एरिया है ना। और दूसरा हमें ये देखना होगा कि वनों का हमारे जीडीपी में क्या रोल है। तीसरा हमें ये देखना होगा कि वनों के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, सारी तो नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं पर चर्चा करनी होगी। फोर्थ हमें ये देखना होगा कि जो वन एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, उसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में अभी लघु वनोपज संघ, ठीक है, वाले कितने एरियाज हैं, मतलब लघु वनोपज संघ के द्वारा कौन कौन सी फसलों को खरीदा जाता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये स्लाइड है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डाटा लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षित वन होते हैं यानी रिजर्व फॉरेस्ट होता है, यानी जहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ, ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता है, वहाँ पर ही नेशनल पार्क होते हैं, वहीं पर गेम सेंचुरीज होती हैं। तो ऐसा एरिया कितना है, तो 25,782.17 वर्ग किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन कितने हैं, 25,782.17 वर्ग किलोमीटर। इसका कितना परसेंटेज होता है, 43.13। ओके। आरक्षित वन के बाद सेकंड नंबर पर होता है संरक्षित वन, ठीक है। संरक्षित वन एक प्रकार का समझिए ऐसा होता है कि जिसमें थोड़ी बहुत मानवीय गतिविधियां अलाउ रहती है, लेकिन ओवरऑल ये भी एक प्रकार के आरक्षित वन ही होती है ना। तो कुछ शर्तों के तहत वनों का प्रयोग अलाउ होता है। तो संरक्षित वन कितना है, 40.22%। और इसका एरिया कितना है, 24,036.10 वर्ग किलोमीटर। ओके। अवर्गीकृत वन या ओपन फॉरेस्ट ऐसा होता है जिसमें जो पेड़ होते हैं उनको काटना अलाउ होता है, और खासकर उन पेड़ों के अंतर्गत जो ऐसे पेड़ होते हैं जो बिगड़े वन कहलाते हैं और जिनका अनियंत्रित विकास हो गया है, उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। तो अवर्गीकृत वन जो है उनको, उनका परसेंटेज कितना है, 16.65%। तो ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, आरक्षित वन, सेकंड नंबर पर संरक्षित और फिर अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं, ठीक है। इनका क्षेत्रफल भी कई बार पूछ लेता है, तो 25,782, 24,036 और 9,954। अब आते हैं कि हमारा जो जीडीपी में है उसमें वानिकी का कितना परसेंट योगदान है। यानी हमारा राज्य को जितनी भी प्रकार से प्रोडक्शन होता है हमारे राज्य में, उस प्रोडक्शन में हमारे जो फॉरेस्ट्री से प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितना योगदान है। तो फॉरेस्ट्री से प्रोडक्शन का जो योगदान है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.73%, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा जो 2019-20 में 2.70% व 2020-21 में 2.73% अनुमानित है। यानी कि ये जो जीडीपी है, जैसे जीडीपी में सबका योगदान होता है, मैंने बताया है, एग्रीकल्चर का योगदान होता है, इंडस्ट्री का योगदान होता है, सर्विस सेक्टर का। तो एग्रीकल्चर के ही अंतर्गत या प्राइमरी सेक्टर के ही अंतर्गत वानिकी भी आता है। तो वानिकी जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है उसमें उसका कितना परसेंट रोल है, 2.73% रोल है, ठीक है, वानिकी का। पिछले साल कितना था, 2.70। यहाँ पर हालांकि ये भी दिया हुआ है कि कितना लाख रुपए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली ये 2.73 याद रखिएगा, सफिशियंट है ना। उसके बाद ये सागौन वन लगाए गए हैं, उसका बताया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तेंदुपत्ते का उत्पादन भी लिखा है, लेकिन इतने बड़े बड़े डाटा नहीं पूछता है, इसलिए इसको भी छोड़ सकते हैं ना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ का एरिया दिया हुआ है 1,35,191, हम जानते हैं। देश के क्षेत्रफल का कितना है, 4.1%, ये भी जानते हैं। प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट एरिया है वन, वो कितना है, तो 59,772 वर्ग किलोमीटर, यानी 59,772 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। और ये जो है वो हमारे ओवरऑल लैंड का कितना परसेंट है, यानी हमारा छत्तीसगढ़ का जो जितना भी क्षेत्र है उसका कितना परसेंट एरिया पे क्या है, वन है, 44.2%, 44.2%। तो दोनों बातें याद रखिएगा, 59,772 वर्ग किलोमीटर एरिया में फॉरेस्ट है और वो हमारे छत्तीसगढ़ के
कुल भूमि का 44.2% है। अगर हम देखें कि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का पूरे देश में चौथा स्थान है, फोर्थ। लेकिन वन आवरण यानी ट्री कवर, वन आवरण की दृष्टि से देखा जाए तो वन आवरण की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ का पूरे देश में तीसरा स्थान है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली सबके दिमाग में क्वेश्चन आता ही है कि वन क्षेत्रफल और वन आवरण दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है ना। तो वन क्षेत्रफल जो होता है उसके अंतर्गत हम खाली क्या लेते हैं, जिस एरिया को फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत रखा गया है ना, चाहे वह रिजर्व फॉरेस्ट हो चाहे अनरिजर्व फॉरेस्ट हो, सभी प्रकार को है ना। लेकिन आपके क्षेत्र में अगर किसी जमीन पर पेड़ लगाए गए हैं और पेड़ लगाने वाली वो जमीन मान लीजिए 1 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, जहाँ गवर्नमेंट ने पेड़ लगाए हैं या किसी भी अदर तरीके से किसी जगह पर पेड़ लगे हुए हैं, तो उस एरिया को भी इसमें ऐड कर लिया जाता है। तो वन आवरण की दृष्टि से थर्ड पोजीशन पर है और वन क्षेत्रफल की दृष्टि से फोर्थ पोजीशन पर है। कौन? छत्तीसगढ़। अब आते हैं नेक्स्ट कि पारंपरिक राष्ट्रीय लेखा वर्ष के मामले में सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान और वृद्धि। इसमें दो चीजें हैं। एक ये है कि जो जीडीपी है, जीडीपी में जो वन क्षेत्र होता है इसका वृद्धि कितना रहा है, ठीक है, वृद्धि दर कितना रहा है और योगदान कितना रहा है। कौन से साल की हम चर्चा करेंगे? हम चर्चा करेंगे 2020-21 की। तो 2020-21 की बात करें तो मैंने ये 2.73 तो बता दिया है कि जीडीपी में योगदान है। लेकिन याद रखिएगा कि इस साल जो पिछले साल की तुलना में वृद्धि दर है वो कम प्राप्त हुई। कम क्या प्राप्त हुई? माइनस में प्राप्त हुई। तो इस साल क्योंकि कोरोना था, कोरोना की वजह से फॉरेस्ट्री एरिया में भी कोई खास प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो -0.39% वृद्धि दर किसमें? वानिकी में। तो ये बहुत नुकसानदेह रहा हमारे छत्तीसगढ़ और सभी पूरे भारत के लिए नुकसानदेह रहा। तो वृद्धि दर अगर पूछेगा तो याद रखिएगा वानिकी क्षेत्र में वृद्धि दर -0.39, और अगर जीडीपी में प्रतिशत पूछेगा तो 2.73। किस साल जीडीपी में वानिकी का परसेंटेज सबसे ज्यादा था? तो 3.06 की 3.38 के साथ 2016-17। 2016-17 वह साल था जिस साल जीडीपी में वानिकी का सबसे ज्यादा परसेंटेज था। कितना? 3.38। क्लियर? सबसे कम तो तो इसी साल दिख रहा है, नहीं, इससे पिछले साल सबसे कम था 2.70। 2.70 पिछले साल सबसे कम था। तो 2016-17 में सबसे ज्यादा और 2019-20 में सबसे कम हिस्सा दर्ज हुआ है जीडीपी में। और अगर वृद्धि दर की बात करें तो इस साल वृद्धि दर सबसे कम रही है और सबसे ज्यादा वृद्धि दर 2016-17 में, 2014-15 में। तो सर्वाधिक वृद्धि दर अगर फॉरेस्ट्री में पूछे जाए, सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष पूछा जाए अगर फॉरेस्ट्री में, तो आपका उत्तर होगा 2014-15। कितना हुआ था? 25.15%, है ना। मेनली आप ये दो चीजें याद रखिएगा। बताने को तो सब बताते हैं लेकिन ये दो चीजें जो है, बस ये जो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी और यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ के वनों को क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ से कितने भागों में बांटा गया है। क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ से कहने का मतलब ये है कि जैसे अलग अलग क्लाइमेट जो होता है उसमें अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट जन्म लेते हैं, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट जगह पे होते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ को क्लाइमेट की दृष्टि से दो प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन, ठीक है, एक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, है ना। ट्रॉपिकल वेट डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, यानी कि दोनों ही उष्णकटिबंधीय, उसमें एक आर्द्र और एक शुष्क। उष्णकटिबंधीय ऐसा वन होता है जहाँ 200 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ 100 to 200 सेंटीमीटर रेन होता है उस जगह पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलेगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलेगा। यहाँ पर्णपाती वन दोनों में लगा हुआ है। पर्णपाती वन का मतलब होता है कि जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, है ना। तो दोनों ही पेड़ ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं ना। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख वृक्षों के यहाँ वैज्ञानिक नाम भी दिया है। जैसे राज्य के दो प्रमुख वृक्ष, एक साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? शोरिया रोबस्टा, और दूसरा सागौन। सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रांडिस, है ना। इसके अलावा अदर भी दिए हुए हैं जैसे बीजा, सासा, धावड़ा,
महुआ, इन सब का वैज्ञानिक नाम भी याद रख लीजिए, कई बार पूछ लेता है। तो बीजा का वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस, साजा का वैज्ञानिक नाम टर्मिनेलिया टोमेंसेसा, धावड़ा का एनागाइथिस लैटिफोलिया, महुआ का मधुका इंडिका, तेंदुका डायोस्पाइरस मेले मेलिनी जाइलाइन, है ना। तो ये सब याद रखिएगा, इन सब का वैज्ञानिक नाम हो सकता है पूछ लेके। तेंदुपत्ता का पूछ सकते हैं क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान है, किसान और गरीब लोगों को भी इसकी वजह से अच्छा खासा कमाई हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य दक्कन जैव क्षेत्र में आता है। यानी कि हमारे पूरे भारत को 15 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जब आप पर्यावरण पढ़ते हैं तो पर्यावरण में ये बताया जाता है कि पूरे इंडिया को 15 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उसमें हमारे छत्तीसगढ़ को कौन से जैव भौगोलिक क्षेत्र में रखा गया है? दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र। जैव भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है? जैव भौगोलिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वनों और जीव जंतु, ठीक है, यानी एनिमल्स एंड प्लांट, इससे जुड़ा हुआ काफ़ी सिमिलरिटी दिखाई देती है। तो जहाँ पर बहुत कॉमन सिमिलरिटीज होती है उसके बेस पर ये जैव भौगोलिक क्षेत्र डेवलप होते हैं। तो हमारे पूरे इंडिया को 15 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। उसमें कौन सा नाम रखा गया है? दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र। ओके। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पशु प्रमुख रूप से? शेर है, तेंदुआ है, लेकिन ये सब आप ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं तो उसको छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट्री से जुड़ी हुई कौन कौन सी योजनाएं हैं। सभी योजनाएं याद नहीं रखिएगा, बस कुछ कुछ खास बातें बताऊंगा। अगर पर्यावरण वानिकी क्या है पूछ लेगा, है ना। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट्री, पर्यावरण वानिकी क्या है? तो देखिए, शहरी क्षेत्र जो होता है अर्बन एरिया, उसमें पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण, वृक्षारोपण, पर्यावरण और पार्क और पिकनिक स्पॉट की स्थापना करना ही क्या कहलाएगा? पर्यावरण वानिकी। ओके। जैसे कई सारी जगहों पर आपने देखा होगा शहरी क्षेत्रों में पौधे लगाए जाते हैं और पर्यावरण पार्क, पिकनिक गार्डन बनाए जाते हैं, वो सब इस योजना के अंतर्गत आता है ना। बिगड़े वनों में सुधार, बिगड़े वनों में सुधार यानी हमारे छत्तीसगढ़ के कई सारी जगह पर ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, या फिर बहुत सारे जड़ें जो होती हैं वह एक ही जगह पर उग जाती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से इन बिगड़े वनों में सुधार करना जरूरी होता है। तो ये भी योजना चल रही है, लेकिन खास इम्पोर्टेंट नहीं है। बांस वनों का पुनरुद्धार नॉट इम्पोर्टेंट। पौधा प्रदाय योजना, ये भी अब नाम से स्पष्ट है कि लोगों को इस योजना में क्या किया जाता होगा? लोगों को पौधा दिया जाता होगा ना, वो भी कम मूल्य पर। तो ये सब जगहों से कभी प्रश्न मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं सबको हटा देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कहाँ कब हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम एक नोडल एजेंसी है जो छत्तीसगढ़ में वनों से जुड़ा हुआ हर प्रकार का जो स्टेप उठाना चाहिए, जैसे कि कहीं पर पेड़ उगाना, कहीं पर किसी लैंड पर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, है ना, यानी फॉरेस्ट्री को बेटर करने के संदर्भ में। इवन जो कहीं पर मान लीजिए लघु वनोपज को खरीदने वगैरह से जुड़ा हुआ प्रोसेस भी ये कर सकता है। यानी हमारे छत्तीसगढ़ में वानिकी से जुड़े हुए जो एक नोडल एजेंसी है वो कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। तो ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, तो ये बहुत अच्छी बड़ी संस्था है। तो राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? मई 2001 में। याद रखिएगा, मई 2001 में स्थापना हुई थी। और जब ये इसकी स्थापना हुई थी तब हमारे छत्तीसगढ़ में कितने परियोजना मंडल थे? 4 परियोजना मंडल। 4 परियोजना मंडल, इसका मतलब ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 4 ऐसे जगहें थी जहाँ पर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, सॉरी, फॉरेस्ट्री से जुड़े हुए काम चल रहे थे, है ना। जैसे कि बिगड़े वनों को सुधार करना, या फिर उस जगह पर अच्छे अच्छे किस्म के वृक्षों को के बीजों को बोना। यानी ओवरऑल ऐसे समझ लीजिए कि खाली 4 ही जगहें थी जहां पर फॉरेस्ट्री को और बेटर करने के लिए काम हो रहा था। लेकिन वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 9 परियोजना मंडल हैं, यानी हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 9 जगहें हैं जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कोई ना कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ना। उसमें से औद्योगिक मंडल कोरबा रायपुर जगदलपुर, कोरबा रायगढ़ जगदलपुर, यानी 3 ऐसे हैं उनमें जिनको औद्योगिक परियोजना मंडल कहा गया। आगे मैं 9 का 9 नाम बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, है ना। सड़क किनारे वृक्षारोपण छोड़ दीजिएगा।
हाँ, ये सभी परियोजना मंडल के नाम याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में बारनवा पारा में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पानाबरस राजनांदगांव में प्रोजेक्ट चल रहा है, अंतागढ़ भानु प्रतापपुर में प्रोजेक्ट चल रहा है, कवर्धा में, कोटा में, सरगुजा में, कोरबा में, जगदलपुर में, रायगढ़ में, ये 9 परियोजना मंडल पे काम चल रहा है। और इसमें से औद्योगिक कौन सा है? कोरबा, जगदलपुर और रायगढ़ 3 औद्योगिक है। ओके, तो इन सभी जगह पर काम चल रहा है। सागौन, साल वगैरह जितने भी प्रकार के वृक्ष होते हैं, इन जगहों पर इनको अच्छा रिजर्व किया जाता है। अब आते हैं, छत्तीसगढ़ ने एक बोर्ड बनाया है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय बोर्ड। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 में। तो नाम से स्पष्ट है कि औषधीय पौधे जो होते हैं, जैसे सर्पगंधा हो गया, आंवला हो गया, तो ये जो औषधीय पौधे होते हैं, इन औषधीय पौधों को संरक्षण करना, संवर्धन करना, इनके बारे में लोगों को जानकारी देना और इन औषधि पौधों से दवाइयों का निर्माण करवाना, मेडिकल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना, ये सब इस औषधीय पादप बोर्ड का काम है, जो 2004 में स्थापित हुआ था, है ना। तो ये जो औषधीय पादप बोर्ड है, इसने कुछ कुछ काम किए हैं। जैसे औषधि पादप बोर्ड के द्वारा 24 नवंबर 2019 को रायपुर में एक वृहद राज्य स्तरीय परंपरागत वैद्य सम्मेलन हुआ था। वैद्य सम्मेलन यानी कि जो नीम हकीम टाइप के लोग होते हैं, जिनको जड़ी बूटियों की अच्छी खासी जानकारी होती है, उन सबको बुलाया गया था। कब? 24 नवंबर 2019 को रायपुर में। तो एक वैद्य सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से कितने वैद्य आए थे? 1205 वैद्य आए थे। तो ये भी एक अच्छा स्टेप उठाया गया था औषधि पादप बोर्ड के द्वारा। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ के 20 वन मंडलों को चुना गया है। उन 20 वन मंडलों में कुल 21.50 लाख औषधीय पौधे लगाए गए हैं। जैसे गिलोय, ब्राह्मी, एलोवेरा, अडूरा, सतावरी, पीपल वगैरह वगैरह, ये सब 21.50 लाख औषधीय पौधे हैं जिनको लगाया गया है। ठीक है, मतलब इन ये सारे जो पौधे हैं, इनको वितरित किया गया है ताकि इन सब जगहों पर लगाया जा सके। ठीक है, तो निशुल्क वितरण करने का काम हो रहा है ताकि अलग अलग जगहों पर पौधे लगाए जा सके। गरियाबंद में जो वन मंडल है, उस वन मंडल में 216 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औषधीय पौधा, सर्पगंधा और शतावरी वृक्षारोपण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ना। यानी गरियाबंद वन मंडल में 216 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औषधीय पौधे जैसे सर्पगंधा और शतावरी लगाया जाएगा। 6 औषधीय पौधे और 6 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। यानी 6 ऐसी जगह हैं जहां औषधीय पौधों को संरक्षित किया जाएगा। बस्तर, कटघोरा, पश्चिमी भानु प्रतापपुर। ठीक है, हालांकि जानकारी 3 ही दी गई है, तो 3 शायद और बनने वाले होंगे और योजना पहले से बन गई है। ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड द्वारा 30 हेक्टेयर में 14 हर्बल गार्डन्स हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? नारायणपुर, दक्षिण कोंडागांव, रायपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, केशकाल, महासमुंद, पश्चिमी भानु प्रतापपुर, सूरजपुर, बस्तर, इन सब जगह पर हर्बल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। नारायणपुर, दक्षिण कोंडागांव, रायपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, केशकाल, महासमुंद, पश्चिमी भानु प्रतापपुर, सूरजपुर और बलरामपुर। ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है ना। कैंपा मद के अंतर्गत प्रचलित कार्य नॉट इम्पोर्टेंट। कैंपा मद क्या होता है? जैसे अगर केंद्र सरकार आपके यहाँ सड़क बनवा रही है, तो सड़क बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाता है। तो भूमि अधिग्रहण में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ काटने पड़ जाते हैं, तो पेड़ काटने की एवज में किसी और जगह पर पेड़ लगाने के लिए केंद्र सरकार पैसे देती है, उसी को कैंपा मद कहते हैं। लेकिन यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, छोड़ दीजिए, है ना। अब आते हैं, ये भी छोड़ दीजिए, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ऊपर जो डाटा बताया था, बस वो इम्पोर्टेंट था, वो डाटा को याद रखिएगा। और आगे मैं एक जगह पर पहुंच रहा हूँ। लघु वनोपज सहकारी संघ। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज सहकारी संघ का काम क्या होता है? तो लघु वनोपज सहकारी संघ वह संस्था होती है जो आदिवासी हो गए, ठीक है, या फिर जो वनवासी हो गए, ग्रामीण क्षेत्र के जो वनवासी होते हैं, यानी जो जंगलों में रहते हैं, तो उन लोगों से ये जो संस्था होती है लघु वनोपज सहकारी संघ, उनसे उनका प्रोडक्ट खरीदती है, तो उनसे उनका उत्पाद खरीदती है। ठीक है, यानी यह संस्था इसीलिए बनाई गई है ताकि लोग आंवला या जो भी उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि तेंदुपत्ता हो गया, जैसे कि
इमली हो गया, जैसे कि साल हो गया, जो भी प्रकार के उत्पाद हैं जो बनाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनते हैं, जैसे यहाँ कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन सबको खरीदने का काम कौन करता है? लघु वनोपज सहकारी संघ। तो इस संस्था की जरूरत क्या थी? संस्था की जरूरत इस प्रकार थी कि अगर ये संस्था नहीं थी तो इन ग्रामीण किसानों से जो बड़े बड़े उद्योगपति थे या फिर जो व्यापारी थे वो खरीदते थे, जो इनको अच्छा मूल्य नहीं देते थे, तो अच्छा मूल्य देना जरूरी था। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी लघु वनोपजों का उत्पादन होता है उसमें राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज में तेंदुपत्ता है, ठीक है, और जो अराष्ट्रीयकृत है उसमें बहुत सारा है। ये सब इनका उत्पादन भी लिखा हुआ है, लेकिन इनका उत्पादन याद करना उतना जरूरी नहीं है। बस याद रखिएगा कि हर्रा, साल बीज, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी, ये सब भी छत्तीसगढ़ में उगाया जाता है। ओके, चलिए, तो ये खत्म हुआ वानिकी। जल्द मैं अगले चैप्टर खनिज के साथ आऊंगा। चलिए, अपना ख्याल रखें।